हेलो एवरीवन, रैंक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये दरोगा का जो है दरोगा मेंस परीक्षा का ये तीसरा टेस्ट है। टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है। इससे पहले 2 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। तो जो भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये तीसरा टेस्ट का डिस्कशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसमें बोल रहा है कि लोथल नामक स्थान निम्न निम्न सभ्यता में से किसकी जहाजी माल घाट थी। तो देखिए, लोथल क्या था? एक शहर था। किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक शहर था। तो इस शहर में लोथल जो था, क्योंकि लोथल अभी अभी के समय में लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में, गुजरात जानते हैं क्या, गुजरात जो है समुद्र के किनारे है। तो वहाँ पे ये क्या है कि हमेशा जहाज आते रहता है। तो उस समय भी लोथल था, लोथल के किनारे समुद्र था। वहाँ पे क्या होता था? हमेशा जहाज आते रहता था। तो वो जहाज के कारण वहाँ पे क्या होता था? माल वगैरह उतरते रहता था, जो कि तो वही पूछ रहा है कि लोथल जो है किसकी सभ्यता में एक तरह से मतलब कि जहाजी माल घाट था। तो किसकी सभ्यता में होगा? ए सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो सभी को इसमें जो है कन्फ्यूजन रहता है सबका। लेकिन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? राखीगढ़ी, ठीक है। तो एक का आंसर क्या हो गया? 1। सेकंड का आंसर हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या है? निम्नलिखित में से किसको अपनी अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन बोला जाता है। देखिए, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि गुप्त वंश का है ये, गुप्त वंश का। अब देखिए, इसका शासन जो था, क्यों भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है? क्योंकि देखिए, नेपोलियन भी जब जब भी कभी वो युद्ध किया तो कभी भी युद्ध वो नहीं हारा है। उसी तरह समुद्रगुप्त भी क्या है कि जब कभी भी युद्ध किया, कोई किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुआ, हमेशा वो विजय हुआ इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसका शासन जो है कब से कब तक था? 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, ठीक है। इसको इसका शासन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो 6वीं और 12वीं शताब्दी दक्षिण भारत के राज्य और राजधानी में क्या बोल रहा है? नहीं है। देखिए, सम्मिलित नहीं है। तो अब देखना है क्या है। पल्लव, पल्लव का कांचीपुरम। पल्लव क्या राज्य का क्या था? राजधानी कांचीपुरम था। पांड्य का क्या था? मदुरई था। देखिए, चोला का क्या था? चोला का देखिए हम्पी नहीं था। चोला का क्या था? चोला का तंजौर था, ठीक है ना। चोला का क्या था? तंजौर था। और देखिए यहाँ पे और क्या है नया? देखिए, तंजौर। तो हम्पी किसका था? तो हम्पी जो है आपका किधर? विजयनगर किंगडम का, विजयनगर साम्राज्य का हम्पी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। सी में क्या है कि चोला है। तो यहाँ चोला में क्या होना चाहिए? तंजौर होना चाहिए, जो कि हम्पी है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चौथा आंसर हम लोग देखते हैं। चौथा में क्या है? निम्नलिखित में किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? देखिए, बीजापुर में, ठीक है ना। तो बीजापुर नाम आते के साथ किसे लगता है? लगता है कि आदिल शाही। आदिल शाही ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन का स्थापना किया था। तो इस आदिल शाही ने क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? यूसुफ आदिल शाही। इसने क्या किया था? 1498 ईस्वी में ब्राह्मणी साम्राज्य से अलग होकर बीजापुर में ये क्या किया था? आदिल शाही राजवंश का स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। पांचवा आंसर हम लोग देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? देखिए, अजमेर में, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो सिंपल आंसर है। अब देखिए, छठा हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो देखिए, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर जो है 16 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। तो उस समय उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए क्या है, एक जो है बैरम खान जो है उसका अंगरक्षक था, ठीक है ना, मतलब रक्षक के रूप में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, छः का ए। सात का देखते हैं। जिस समय 1761 में प्लासी की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसमें कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसने मराठा को हराया था। उसमें दिल्ली का शासन था, उसमें दिल्ली के शासन में जो है किसका शासन था दिल्ली में? तो उसमें दिल्ली में किसका शासन था? देखिए, शाह आलम द्वितीय का। किसका शासन था? शाह आलम द्वितीय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, शाह आलम द्वितीय। तो 7 का हो जाएगा ए। क्या बोल रहा है फिर? देखिए, निम्नलिखित में वह गवर्नर कौन सा था जो कि मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई किया था? देखिए, मैसूर का जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, तो उसमें क्या हुआ था? ये कब हुआ था? पहले मैसूर का युद्ध तीसरा, पहले ये जान लीजिए। मैसूर का जब तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? अंग्रेज और मैसूर के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो ये कब से कब तक चला था? ये 1790 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1792 ईस्वी तक चला था। तो ये
जो है 92 ईस्वी तक चला। 92 में क्या हुआ था, जब ये जो है इसका एक संधि निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम का संधि होता है। इस संधि के बाद ही ये युद्ध क्या हुआ, ख़त्म हुआ था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कि विरुद्ध में कौन सा गवर्नर था, तो गवर्नर कौन सा हो जाएगा आपका, सिंपल है सी, कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। 8 का हम लोग देखते हैं। 8 में क्या है, सॉरी क्या था यहाँ पे, 7 में क्या था हम लोग का, हराया था उसमें दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक तो शाह आलम था, शाह आलम द्वितीय, तो 7 का हो जाएगा ए। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि जिस समय गवर्नर था, मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था, उस समय जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई किया था, उस समय कौन था गवर्नर, उस समय का गवर्नर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9वां का क्या देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, आकलन सबसे पहले किसने किया था, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, लेडी लेडी विद द लैम्प, ये देखिए लेडी विद द लैम्प, अब देखते भी होंगे कि ये जो है लेडी विद द लैम्प की क्या मतलब कि कौन सी व्याख्या है। ठीक है ना। तो इसको इसके नाम नाम से कौन मतलब विख्यात है, तो कौन सा विख्यात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उसका बाद देखिए 11 का क्या है, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। ठीक है ना। तो वो कहाँ से चलाई थी, तो वो कहाँ से चलाई थी, ये बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर से चलाई थी। 11 का ए हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 12। 12 में क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, तो ये देखिए अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन का शासन कब से कब था, जब ये गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन का शासन कब से कब तक था, 1899 से लेके क्या था 1905 तक। ठीक है ना। तो इसी शासन दौरान जो है इन्होंने क्या किया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया था। ठीक है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कर्जन को। तो इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद 13 का हम लोग देखते हैं। 13 में क्या है, बोल रहा है ए ओ यूम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। इसमें देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था, ए ओ यूम में, कब किया था, 1885 ईस्वी में। ठीक है। वो दूसरा क्या बोल रहा है, मतलब ये तो सही है, यहाँ क्या पूछ रहा है जो सही नहीं है, तो क्या बोल रहा है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की। देखिए ये गलत है, क्योंकि उन्होंने एक भी बार अध्यक्षता नहीं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 में क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका अंग है, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप है हम लोग का, वो कौन सा किसका अंग है, ये गोंडवाना लैंड का अंग है। क्योंकि जानते हैं कि जिस समय की पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी क्या है, एक गोला की तरह था, फिर वो क्या हुआ, अपने में टूटता चला गया, तो अलग अलग जो है बढ़ता चला गया, इसीलिए सब महाद्वीप अलग अलग हो गया, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप हो गया। तो हम लोग क्या है, गोंडवाना लैंड में आते हैं। इसमें और भी कंट्री इसमें आती हैं देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, मेडागास्कर है, ये सब जितना है ये गोंडवाना लैंड में आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, गोंडवाना लैंड। 14 का। ठीक है। 15 का हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणी के बीच स्थित है। देखिए कुल्लू घाटी कहाँ पे है, कुल्लू घाटी सबसे पहले जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। अब ये भी जानते हैं कि कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं, देवताओं की घाटी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके उपनाम से। ठीक है। इसको देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। अब कुल्लू घाटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट के बगल से क्या होता है, ब्यास नदी भी गुजरती है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किन 2 पर्वतीय श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके बीच में है, धौलाधार। ठीक है ना, धौलाधार और पीरपांजल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 15 का सी। अब देखिए 16 का हम लोग क्या देखते हैं, भारत का जलवायु क्या है, भारत का जलवायु कैसा है। देखिए भारत में क्या होता है, जलवायु यहाँ पे मानसूनी होता है, मानसून जलवायु होता है, जो कि साल में हर एक बार आता है, जो कि 15 जून से स्टार्ट 1 जून से स्टार्ट होता है। 1 जून से कहाँ से, केरला से स्टार्ट होता है। ठीक है। और वो हमेशा क्या होता है, साउथ की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ जाता है, जो कि हम लोग पश्चिम में मतलब कि ये मेघालय साइड जाते हुए जाता है। ठीक है। तो इसको पूरा भारत में पहुँचते साथ क्या हो जाता है, 1 महीने का समय लगता है। ठीक है। तो भारत का जलवायु कैसा है, मानसूनी है। तो मानसूनी जलवायु का और भी एक विशेषता है कि मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि हमेशा जो है वायु का हवा हर एक ऋतु में क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कभी पूरब से पश्चिम बहती है, कभी पश्चिम से पूरब बहती है, ये एक विशेषता है मानसूनी हवा का, मानसूनी जलवायु का। ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 17 में क्या है
कि निम्नलिखित में किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। देखिए पंजाब तो ऐसे ही पंजाब नाम पड़ा है 5 नदियों के मेल से, तो ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नदी जो है पंजाब में नहीं पड़ता है, मतलब कि पंजाब में नहीं है। तो कौन सा नदी पंजाब में नहीं है? देखिए सतलज है, रावी है, ब्यास है, फिर तापी। देखिए ताप्ती जो है, ताप्ती नदी पंजाब में नहीं है। क्यों है? क्यों? देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये एमपी से निकलती है, ठीक है ना। बैतूल जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है और बहते बहते कहाँ जाती है ये गुजरात में जाती है। तो एक क्वेश्चन आप जान लीजिए, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ताप्ती। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जान लीजिए, क्या होता है कि ताप्ती नदी, ठीक है ना, और नर्मदा, ये दो ऐसी नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि हमेशा जो है किधर से बहती है? हर एक नदियाँ जो बहती है वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन ताप्ती नदी क्या होती है? ताप्ती और नर्मदा दोनों आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो ये दोनों खासियत है इस नदी का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग 17 का, ठीक है ना। 17 तो हो गया, 17 में क्या हो गया? डी हो गया। पंजाब से रिलेटेड कौन सी नदी नहीं है? ताप्ती, क्योंकि ताप्ती नदी जो है एमपी से गुजरती है। उसके बाद क्या है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी। देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। तो वो पूछ रहा है कि यूनेस्को में किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को में वो शामिल है, किस राज्य में स्थित है? पहले यूनेस्को जान लीजिए, यूनेस्को में ये क्यों शामिल है? क्योंकि जो भी देश का धरोहर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, धरोहर होता है, उसको क्या करता है यूनेस्को अपने में शामिल कर लेता है। शामिल करके हमेशा उसको कुछ ना कुछ जो है सहयोग देते रहता है, ताकि वो धरोहर ख़त्म ना हो। तो इसीलिए देखते हैं कि बहुत चीज़ जो है यूनेस्को में, जैसे नीलगिरी पर्वत है वो भी यूनेस्को में शामिल है। तो हर एक चीज़ जो है अपने अधिकार में लेता है, ताकि वो उसको क्या कर सके? सही तरीक़ा से देख रेख कर सके। तो किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ए 18 का ए हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए राल, राल जो है दूना, राल धूना, ये बोल रहा है क्या? किसका उत्पाद है? तो देखिए राल जो है ये एक पेड़ पड़ता है असम में, असम में एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ का नाम क्या है? कॉर्निफेरस। उस पेड़ का नाम है कॉर्निफेरस, जिसको शंकुधारी पेड़ भी बोलते हैं। इस पेड़ में क्या होता है? जैसे गोंद होता है ना, गोंद, गोंद जैसे हम लोग धूप जलाते हैं, धूप को पूजा में जलाते हैं ना, उसी तरह गोंद को धूप के रूप में जलाता है, ठीक है ना। असम के लोग जो है गोंद को धूप के रूप में जलाता है। और ये गोंद कहाँ से निकलता है? यही कॉर्निफेरस जो है पेड़ शंकुधारी, इसी से निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन किससे है? ये जो है कॉर्निफेरस से है, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 20 का क्या है? 20 में देखिए, 20 में क्या बोल रहा है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का क्या नाम है? देखिए हरित क्रांति किस लिए आया था जान लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो उत्पाद था किस चीज़ का, जैसे कि जो भी अनाज वगैरह था उसको जो है मतलब कि उत्पाद बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जितना खेत में उत्पाद होता था उससे और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे? हरित क्रांति लेकर आया। तो उसमें क्या होता है? उन्नत किस्म का बीज दिया जाता है, उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई का व्यवस्था किया जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? ए, ठीक है ना। उन्नत किस्म का उर्वरक हो जाता है, उसका बीज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई क्रांति हो जाता है। तो ये सब क्या होता है आपका? हरित क्रांति के का दूसरा ही नाम है, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं 21 में बोल रहा है क्या? खेतड़ी, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए खेतड़ी क्या है? खेतड़ी एक जगह का नाम है। कहाँ पे ये जगह है? राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी जगह है, खेतड़ी जगह, ठीक है। तो इस जगह में क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में तांबा के लिए, ठीक है ना। ये तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 का आंसर क्या देखते हैं, मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। क्या है? क्या बोला? तिरुचिपल्ली। देखिए तिरुचिपल्ली का क्या है? तिरुचिपल्ली का आपका क्या हो जाएगा? वहाँ जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है उद्योग वहाँ पे है। देखिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि जहाज़ बनता है। तो बी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आवड़ी में क्या होता है? टैंक बनता है, जो कि रक्षा से विभाग से टैंक बनता है, जो कि आर्मी लोग को दिया जाता है, ठीक। चितरंजन में जानते हैं कि रेल का क्या बनता है? इंजन बनता है। तो देखिए जब सबका मिल गया, इसका मतलब क्या आया होगा? देखिए डी का 4, सी का 2। तो अब देखते हैं क्या इसमें कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिलाएंगे? एक का मिलाएंगे 3, तो एक का 3 किस में है? एक ही में है, सी, ठीक है ना। तो इसका मतलब 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का बोल रहा है कि आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है ना। आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किसने किया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था?
तो UN की क्या कौन किया था? UNECD क्या है? UNECD ये क्या है? UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का ये एक संस्था है जो कि क्या करता है कि हम लोग का वातावरण हो उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो UNCED तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 23 का 24 का देखिए क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? देखिए ज्वालामुखी, जबकि ज्वालामुखी होता है तो हमेशा जो है पानी उफान होता है। तो अब उसमें देखिए क्या बोल रहा है, किस तरह का झील बनता है। तो उसमें किस तरह का झील बनता है? ज्वालामुखी झील बनता है उसमें। जब भी देखिएगा कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस तरह का झील बनता है, तो ज्वालामुखी झील बनता है। तो इसी झील को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर झील भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेटर झील भी। अब क्रेटर झील को क्या होता है, इस झील में जब ज़्यादा पानी जमने लगता है, मतलब पहाड़ों के बीच जब पानी बहुत ज़्यादा जमने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, एक मतलब कि एक झील का निर्माण कर लेता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं? कोल्डेरा झील, ठीक है ना। उसको कोल्डेरा झील बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, कोल्डेरा झील। अगर कोल्डेरा झील नहीं रहेगा, अब मान लीजिए कि अगर केटर झील रहेगा तो केटर झील लगाएंगे, ज्वालामुखी झील रहेगा ज्वालामुखी झील लगाएंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 का क्या है, बोल रहा है कि द्रुमावेश मतलब स्लैश जिसको बोलते हैं, और वर्ण किसी जिसको मिल्पा बोलते हैं, क्या बोल रहा है कि नाम से कहाँ जाना जाता है। मतलब कि इस दोनों के इस नाम से, स्लेश और मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड है। तो ये कहाँ से जाना जाता है? ये मेक्सिको एंड, इसको कहाँ से जाना जाता है? मेक्सिको और सेंट्रल एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 26 नंबर में पूछ रहा है कि भारत संपूर्ण संप्रभुता लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बनाया। मतलब कि इंडिपेंडेंट जो बोलते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक लोकतंत्र, मतलब हम लोग का एक अपना संविधान हो, वो कब बना। तो देखिए लोकतंत्र क्या है, संप्रभुत लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना हम लोग का? 26 नवंबर 1949। जबकि हम लोग का 26 नवंबर को क्या हुआ था, मतलब हम लोग का जो है संविधान हम लोग का कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्यों हुआ था? क्योंकि आपको ये पता होगा कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। जब जवाहरलाल नेहरू थे तो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं। वो अधिवेशन कब हुआ था लाहौर में? तो वो हुआ था 1929 में। तो वो जब ये लोग लाहौर अधिवेशन से जब जवाहरलाल नेहरू लोग जब वापस आ रहे थे, तो उस समय जो है 26 जो है नवंबर का टाइम था। उस समय ही उन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज का गठन कर दिया था। तो मतलब उस समय ही मान लिए थे कि हमारा देश जो है पूर्ण स्वराज है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपना राजपाट खुद चलाएगा। इसीलिए बाद में फिर क्या हुआ, जब हम लोग का अपना संविधान बना, तो उस समय क्या हुआ, संविधान लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसके पहले क्योंकि 26 नवंबर का दिन जो है बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए 26 नवंबर को लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में क्या किया गया? मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का डी। अब देखिए 27 का क्या है। 27 में आपको बोल रहा है कि भारत में अटर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए अटर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है भारत में? सिंपल है कि राष्ट्रपति करता है। क्यों? अटर्नी जनरल कौन सी क्या होता है? अटर्नी जनरल आपका जो है जैसे एक वकील होता है, तो ये सरकारी वकील होता है, ठीक है ना। सरकार की तरफ से जो भी केस होता है वो ये क्या करता है? अटर्नी जनरल लड़ता है। तो सरकार भी एक वकील रखता है जिसको अटर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। देखिए उसके बाद क्या है, भारत में उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है किसका हेड होता है? उपराष्ट्रपति हेड होता है राज्यसभा का, ठीक है ना। तो जब उस पर राज्यसभा का जब हेड होता है, तो राज्यसभा जब महाभियोग कहाँ शुरू होगा, मतलब कि अगर उस पर अभियोग लगाना चाहिए, मतलब कि अगर अगर उसे हटाना है तो अभियोग लगाना है तो कहाँ शुरुआत होगा? तो राज्यसभा शुरुआत होगा। तो इसका आंसर 28 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग देखते हैं 29 का। 29 का क्या है, भारतीय संसद, ठीक है ना, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है ना, किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, मतलब कंडीशन दिया हुआ है कि कब वो कानून बनाने के लिए सक्षम है। तो क्या है कि जब 308 मतलब अनुच्छेद जो है आपका, जब 352 के अंतर्गत आपात स्थिति
क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। 352 में हम लोग का क्या है, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसमें क्या हो जाता है कि सब चीज़ जो है, सब स्टेट का मालिक क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है, जो कि सेंटर हो जाता है। तो वही जो है कानून बनाता है उसमें। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देश में दो या दो से अधिक राज्यों में, ठीक है ना, विधानसभा का अनुरोध, मतलब क्या कि दो या दो से अधिक राज्यों का विधानसभा का अनुरोध हो तो वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे बिहार का बंटवारा हुआ, तो बिहार का जब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, झारखंड बना। तो इसमें क्या हुआ, दोनों दोनों की तरफ से, दोनों का संविधान जो है, दोनों के तरफ से क्या गया, अनुरोध गया भारत सरकार को कि क्या है कि हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं। तो भारत सरकार क्या किया, इस पे एक्शन लिया और दोनों को क्या किया, बंटवारा कर दिया। तो क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जब विधानसभा का अनुरोध आता है तो भी बनाता है राष्ट्रपति इस। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। देखिए राष्ट्रपति संसद को कभी संदेश भेजता नहीं है, तो इसका आंसर गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए और बी, इसका मतलब डी, ठीक है ना, डी हो जाता है। मतलब कि ए और बी जब भी कंडीशन फॉलो होगा तो क्या होगा कि भारत सरकार जो है कानून बना सकता है। 30 का हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय कोष, ठीक है ना, जिसके बोलते हैं कि राष्ट्र का जो खजाना होता है जिसमें पैसा रहता है, क्या है, अभिरक्षक कौन होता है, अभिरक्षक कौन सा है, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन है, मतलब उसका रक्षा कौन करता है। तो अभिरक्षक कौन है, तो सिंपल है सब, देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद से सिविल कर्मचारी, ये सब तो होगा नहीं, होगा क्या, विधानसभा। तो विधानमंडल, विधानमंडल क्या करता है, बिना विधानमंडल के अनुमति के राष्ट्रीय कोष से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। इसलिए एक तरह से कवच है, मतलब कि विधानमंडल एक तरह से सुरक्षा देता है, अभिरक्षा करता है राष्ट्रीय कोष का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 31 का क्या है, उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, कितने न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कितने न्यायाधीश हैं, 34। तो 34 में क्या होता है, एक तो 31 होता है प्लस 3, ठीक है ना, 31 प्लस, पहले क्या था, 31 था, ठीक है ना, 3 बढ़ा तो फिर अब 34 हो गया। 34 में क्या होगा, 33 जो है और भी जज होंगे, लेकिन एक जो है मेन जज होगा, ठीक है ना। अभी का कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, बोबडे, याद रखिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है ना, जो कि आईएएस का एग्जाम लेता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल, मतलब कि उसका जो सदस्य मतलब कि उसका जो मेंबर होता है, अभी जो है लोकसभा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये आप लोग देखिए, फिर मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो उसमें क्या बोल रहा है, कार्यकाल जो है होता है कितना तक होता है, तो लोकसभा आयोग जहाँ भी यूपीएससी आएगा उसका कार्यकाल या तो 6 साल या तो कितना साल, 65 साल, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी जो है यूपीएससी का अगर मेंबर बन गया, मान लीजिए कि 60 साल में, तो पहले उसका 65 साल हो जाएगा, मतलब 5 साल ही काम कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, या तो 6 साल रह सकता है या तो 65 साल उसका उम्र होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वो कभी भी कार्यकाल नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना, मतलब 6 साल या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक वो क्या है, कार्यकाल देता है। तो आपका 32 का क्या हो गया, सी। अब 33 का हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राज्य राजमार्ग, मतलब कि बोलते हैं ना कि स्टेट हाईवे, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, का बोल रहा है कि अनुरक्षक कौन करता है। देखिए स्टेट हाईवे का अनुरक्षक कौन करता है, स्टेट खुद करेगा। नेशनल हाईवे का अनुरक्षक कौन करता है, नेशनल करता है। तो इसमें आंसर क्या बोल रहा है क्या, स्टेट हाईवे का एक तरह से क्या कौन करता है, रक्षा, सुरक्षा, अनुरक्षक। तो वो कौन करता है, व्यक्तिगत, जो मतलब अलग अलग अपना स्टेट है वो अपना करेगा, ठीक है ना, मतलब स्टेट करेगा, राज्य, ठीक है। तो अब देखिए 34 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध, ठीक है ना, फिल्म और टीवी अभिनेता था, मतलब कि पहले वो क्या कर एक्टिंग की दुनिया में अपना काम करता था, ठीक है। तो कौन था ये, तो ये जानते होंगे कि अमेरिका का जो है 40वां राष्ट्रपति कौन सा था, 40वां राष्ट्रपति आपका रोनाल्ड रीगन, नाम सुने होंगे रोनाल्ड रीगन। ये जो पहले क्या था, टीवी कलाकार था, ठीक है ना। तो 40वां जो राष्ट्रपति था अमेरिका का रोनाल्ड रीगन था, जो कि एक टीवी कलाकार था, वो बाद में जाके राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए 35 में क्या बोल रहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ठीक है ना।
सही मायने में निवास तो करती है गांव में। अभी कोरोना पीरियड में देखिए, तो कोरोना समय में अभी जो भी आदमी शहर में रह रहा है वो सब जो है गांव जा रहा है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि गांव ही सुरक्षित है। अब देखिए, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसने कहा? ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद देखिए, घाटे की वित्त, ठीक है ना, व्यवस्था का एक साधन है। देखिए घाटे क्या होता है? डेफिसिट, ठीक है ना। आप बैंक में जाते होंगे, कभी देखते होंगे कि डेफिसिट हो गया, ठीक है ना। तो डेफिसिट क्या होता है? कि डेफिसिट होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बैंक के पास कुछ पैसा था, वो आपको उधार दिया, आप उसको लौटा नहीं पाए, तो वो बैंक के पास क्या हुआ? एक तरीक़ा से डेफिसिट हुआ, मतलब घाटे में रहा, ठीक है ना, मतलब आप उसे दे नहीं पाए। तो वही पूछ रहा है कि डेफिसिट जो है एक साधन, मतलब व्यवस्था का एक साधन है। ठीक, किस तरह की व्यवस्था का साधन है? तो राजकोषीय व्यवस्था का साधन है, क्योंकि इसमें डेफिसिट में क्या होता है? देखिए, दो तरह का नीति होता है। एक तो मौद्रिक नीति होता है जो कि आरबीआई बनाता है, जैसे कि मुद्रा कितना मार्केट में जाना चाहिए, ठीक, अलग अलग बैंक का कितना रिपो रेट, उसके बाद रिवर्स रिपो रेट, सब अलग अलग होता है। तो उस पर क्या होता है? बैंक को लोन मिलता है, कितना % पे लोन मिलेगा। तो ये सब जितना भी चीज़ बनाता है आरबीआई बनाता है। तो इसीलिए मौद्रिक नीति जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? आरबीआई, ठीक है। लेकिन राजकोषीय नीति ये क्या बनाता है? सरकार बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो सरकार है वो बनाता है। तो जो सरकार बनाती है उसी की व्यवस्था के कारण जो है हमेशा घाटे में जाता है, क्योंकि मौद्रिक नीति के कारण कभी भी घाटे में नहीं जाता है। व्यवस्था किसके कारण घाटे में जाता है? ये राजकोषीय नीति। इसमें क्या आता है? जैसे देखिए, किसी को उधार देना, ठीक है ना। उसके बाद किसी का मतलब क्या है? कर नीति, ठीक है ना, मतलब कि टैक्स, ये सब इसमें आता है। इसी कारण क्या होता है? घाटे की वित्त। अब देखिए, 36 का आपका सी हो गया। देखिए 37 का हम लोग देखते हैं। 37 में क्या है? उधार ली गई निधि, ठीक है ना, के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज, ठीक है ना, ब्याज को कहते हैं। देखिए, उधार ली गई जो भी राशि आपने उधार लिया था प्रयोग करने के लिए, उसके ऊपर दिया गया ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्याज दर की साधारण दर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्याज साधारण दर। 37 का सी। 38 का बोल रहा है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? देखिए, मांग का नियम किस पे आधारित है? मांग मतलब डिमांड, ठीक है ना। तो डिमांड बोल रहा है, मार्केट में डिमांड कब बढ़ता है? जब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ कम कम दाम में ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ 10 रुपया में 1 किलो आलू मिल रहा था, तो अब सोचिए 10 रुपये में 2 किलो आलू मिल रहा है, तो क्या हुआ? डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा। सोचेगा कि नहीं, ज़्यादा ले लेते हैं, कम कम रुपया में ज़्यादा मिल रहा है। तो जब भी कस्टमर, मतलब कि जो भी उपभोक्ता है, वो प्राथमिकता में रहता है, ठीक है ना। उपभोक्ता जब प्राथमिकता में रहेगा तो डिमांड, मतलब कि इसका मांग का नियम किस पे आधारित होता है? उपभोक्ता पे, जो कि उपभोक्ता है, जैसे कस्टमर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का डी, ठीक है। उसके बाद देखिए 39 में क्या है आपका? 39 में नाबार्ड, ठीक है ना, NABARD, नाबार्ड। अब नाबार्ड बैंक का नाम सुने होंगे, तो हमेशा वैकेंसी इसका निकलते रहता है। तो नाबार्ड बैंक क्या करता है? इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, एग्रीकल्चरल एंड रूरल, तो एग्रीकल्चर मतलब क्या हो गया? कृषि, कृषि के, रूरल मतलब हो गया गांव। तो इस मतलब कृषि और गांव से रिलेटेड में रहेगा। किसको हमेशा हमेशा किसको ये पैसा देता है? ये कृषि विभाग को पैसा देगा, ये रूरल वाले इलाके को पैसा देगा। तो इसका सिंपल है कि फुल फॉर्म में इसका आंसर छिपा हुआ है, किससे संबंधित है? ए, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके, ठीक है। 39 का ए। देखिए 40 का क्या है? कर उतरने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही सही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अब छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही सही नहीं हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 41 का। क्या है? राष्ट्रीय आय में शामिल है, ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है? देखिए, राष्ट्रीय आय होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है कि राष्ट्र जो है कितना इनकम किया। तो किसी चीज़ का इनकम क्या कैसे बनता है? तो देखिए, भूकंप पीड़ितों को अगर वित्तीय कोई मदद देता है तो उससे तो राष्ट्र को इनकम होगा नहीं, तो राष्ट्रीय इनकम में ये शामिल होगा नहीं, ठीक है ना। किसी बच्चे का अगर जेब खर्चा दिया जा रहा है तो वो राष्ट्रीय इनकम में कहाँ शामिल हुआ? राष्ट्रीय इनकम मतलब क्या है कि 1 रुपया की चीज़ है उसको 2 रुपया बनाइए, ठीक है ना, तब ना इनकम होगा। अब देखिए क्या है, दो भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, लॉटरी को क्या है?
लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, ये भी देखिए ये आपका नेशनल इनकम नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है कि नए मकान का निर्माण करना। देखिए नए मकान का निर्माण करना क्या हो जाता है आपका राष्ट्रीय इनकम में, मतलब राष्ट्रीय आय मतलब इनकम होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि नए मकान का इनकम किया, जो आपका लेबर था उसको एक तरह से क्या मिला, क्योंकि वो कमा नहीं रहा था, अब वो कमा रहा है, ठीक है ना। अब ये मकान बना तो इसमें अब किराया मिलेगा उसको जो मकान बनाया है, तो इससे क्या होगा राष्ट्र का इनकम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 41 का। 42 का हम लोग देखते हैं, जब उत्पाद की औसत लागत, देखिएगा जब उस उत्पाद की औसत लागत घटती है तब उत्पाद की सीमांत लागत क्या होगी। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिए हमेशा, तो ये कभी भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या है सीमांत, ठीक है ना। सबसे पहले सीमांत लागत अगर ग्रेटर देन मतलब अगर बड़ा होगा औसत लागत से, ठीक है ना, औसत लागत से अगर बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा औसत लागत बढ़ेगा। सीमांत लागत अगर औसत लागत से बड़ा हो तो औसत लागत बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी में अगर उल्टा आ जाते हैं कि अगर सीमांत लागत, ठीक है ना, अगर औसत लागत से कम हो तो औसत लागत क्या होगा घटेगा, याद रखिएगा दोनों। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जब भी, देखिए ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब उत्पाद की औसत लागत, ठीक है ना, घटती है, तो देखिए औसत लागत क्या हो रहा है घट रही है, ठीक है ना, ठीक है घट रही है, तो उत्पाद सीमांत लागत क्या होगा। देखिए जब घटता है तो सीमांत लागत क्या होता है औसत लागत से छोटा होता है। अभी देखें ना कंडीशन, तो सीमांत लागत औसत लागत से क्या होता है छोटा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर मतलब कम होता है, तो औसत लागत से कम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया फिर से वो देख सकते हैं जो अभी हम समझाए, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है 43। 43 में क्या है कि राष्ट्रीय ऋण, ठीक है ना, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। देखिए बाह्य ऋण मतलब क्या होता है जो ऋण बाहर से लिया गया हो उधार। जैसे मान लीजिए कि भारत आज के डेट में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है ना, फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है अलग अलग मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैंक से कर्ज लेता है ताकि वो अपना जो है जो भी इनका कार्यक्रम है वो चलता रहे, स्कीम जो है वो चलता रहे। तो हम लोग जब बाहर से ऋण लेते हैं तो उस ऋण को क्या करते हैं बाह्य ऋण। तो वही बोलता है बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, क्या होता है तो बाह्य ऋण के रूप में क्या होता है, तो सिंपल है कि सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, सिंपल हो गया 43 का सी। अब देखिए क्या 44 का हम लोग देखते हैं पारसनाथ, ठीक है ना। बोल रहा है कि पारसनाथ जिसको बोलते हैं श्री सम्मेद शिखर, ठीक है ना, किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा। तो पारसनाथ किस तीर्थंकर के नाम पे पड़ा जो है तीर्थंकर। देखिए पार्श्व जो है पारसनाथ, ठीक है ना, तो पार्श्वनाथ जो है पार्श तीर्थंकर के नाम से पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ये तीर्थंकर जो था अति कौन से धर्म से था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो है 23वां जो है जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वां कौन थे महावीर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या गंगा नदी बिहार के किस ज़िले से प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पे एक तो गंगा नदी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मैप पता हो तो यहाँ अगर यूपी है तो यहाँ फिर बिहार है, ठीक है। तो जो भी गंगा नदी आएगी वो यूपी से होते हुए बिहार आएगी ना। तो इसका मतलब जो भी बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है अगर यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ रहेगा उधर से ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए भागलपुर यूपी से सटा हुआ है नहीं, तो ये नहीं होगा। सहरसा देखिए भोजपुर जो है वो जो है क्योंकि गंगा नदी जो है बनारस से गुजरती है ना, तो भोजपुर जो है उसके करीब है। तो कहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। यूपी से सटा हुआ है भोजपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गंगा नदी किस जिले से गुजरती है
प्रवेश करती है तो बी हो जाएगा भोजपुर, ठीक है ना। अब देखिए 46 का कलपक्कम, कलपक्कम और तारापुर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको अगर दो एग्ज़ाम, कोई अगर दो एग्ज़ाम देते हैं तो एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। कलपक्कम क्या है? कलपक्कम आपका नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एटॉमिक जो है ना, एटॉमिक, इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब उत्पन्न किया जाता है, मतलब परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो ये जो है अलग अलग जगह पे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में किया गया है, ताकि हम लोग जो है कोयला पे ही हमेशा निर्भर न रहें, हम लोग जो है नाभिकीय, परमाणु नाभिकीय द्वारा जी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यही पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु हो जाएगा और तारापुर कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखिए 47 का क्या बोल रहा है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट पे, हाई ऊंचाई पे, ठीक है ना। एक रिसर्च लेबोरेटरी बना हुआ है, बोल रहा है कि कहाँ पे है। तो सिंपल जानिए कि जो भी हाई जगह कहाँ है, देखिए श्रीनगर, लद्दाख, गुलमर्ग और पहलगांव। तो इसमें देखिए गुलमर्ग में है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुलमर्ग। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए गोवा में स्वीकृत राजभाषा क्या है, क्योंकि वहाँ का हर एक का अपना एक राजभाषा होता है। तो गोवा का स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी। नाम सुने होंगे, कोंकणी। एक कोंकण रेलवे भी उधर से पास होती है, जो क्या है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला होके गुजरती है, ठीक है ना। तो कोंकणी रेलवे भी होते हैं। तो कोंकण रेलवे कहाँ से पड़ी है, गोवा से, क्योंकि गोवा से ही गुजरती है। तो कोंकणी क्या हो गया है, गोवा की राजभाषा, ठीक है। अब बोले नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम, ठीक है ना। और बेल्जियम जो है कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, ये भी जान लीजिए, ये कि कौन सा है, यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में, ठीक है ना। तो ब्रसेल्स जो है बेल्जियम का राजधानी है, ठीक है ना, और बेल्जियम यूरोप में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। उसके बाद देखते हैं 50 में। 50 में क्या है, बोल रहा है अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप जो है एक पुस्तक अपने हाथों से लिखते हैं, मतलब कि हस्तलिपि मतलब कि हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब उस पर कंप्यूटर से प्रिंटिंग वगैरह नहीं हुआ, हाथ से लिखते हैं, तो उस लिपि को मतलब बोल रहा है कि उसको, उस पुस्तक को क्या बोला जाता है, मतलब उस लिपि में जो लिपि से जो पुस्तक लिखे हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। ए क्या है, पांडुलिपि। अब देखिए क्या है 51 का, क्या बोला, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयोग का उपयोग किया जाता है। देखिए न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कि जीरो के बराबर ही समझ लिए। जीरो तापमान किस में होता है, एडियाबैट्रिक में, ठीक है ना। एडियाबैट्रिक में आपका जो है जीरो टेम्परेचर होता है। तो एडियाबैट्रिक यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, देखिए एडियाबैट्रिक है ना, कहाँ पे है, देखिए रुद्रोष्म है ना, रुद्रोष्म विचुंबकन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, एडियाबैट्रिक, ठीक है ना। 51 का डी। अब देखिए क्या 52 का क्या बोल रहा है, 52 का बोल रहा है चाक्षुष प्रदर्शक एकांक में प्राथमिक रंग कौन सा है। देखिए चाक्षुष प्रदर्शक एकांक को क्या हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, VDU, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, कभी अगर कंप्यूटर का देखते होंगे तो उसमें क्या है, रंग बिरंगा दिखता है आपको। तो वो कलर जो है मतलब रंग जो है उसमें प्राथमिक रंग होता है, क्योंकि सब जानता है कि प्राथमिक रंग से ही द्वितीय रंग बनता है। तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल, हरा, नीला, ठीक है ना। तो देखिए लाल है, हरा है, नीला है, ठीक है ना। अब इन्हीं तीन रंग से मिलके अलग अलग रंग फिर बनता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कि पीला है, फिर उसके बाद पीला है, सियान है, ब्लू है, मतलब इस तरह से बनते रहता है। लेकिन मुख्यतः जो है अगर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, हरा, नीला है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा है क्या, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सर और शरीर वास्तव आकार से छोटा दिखता है, ठीक है ना, जबकि टांगें वास्तविक आकार में दिखती है, ठीक है ना। तो उसके बाद पूछ रहा है कि दर्पण के अंशों का कैसा, मतलब कि उस दर्पण का जो है किस तरह का क्या क्या उसका अंश है। मतलब सिंपल है कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, एक आदमी खड़ा है और ये दर्पण है।
तो बोल रहा है क्या, इसका आधा चीज़ तो अलग तरीक़ा से दिख रहा है, लेकिन आधा चीज़ अलग तरीक़ा से दिख रहा है। तो ये बोल रहा है कि छोटा दिख रहा है, जितना है छोटा दिख रहा है। तो छोटा कब दिखता है, जबकि उत्तल दर्पण होता है। सिंपल। छोटा कब दिखता है, जब उत्तल दर्पण होता है। और बराबर कब दिखता है, जब समतल दर्पण होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग आईना देखते हैं, तो आईना जितना जितना हम लोग बड़े हैं उतना ही दिखता है, ये नहीं कि बड़ा और छोटा दिखता है। तो इसका मतलब वो समतल दर्पण है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल और समतल, सी होगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंडों का लोलक। सेकेंडों का लोलक इसको बोलते हैं कि सेकेंड लोलक, जिसका कि बोलता है क्या, समय अवधि क्या है, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है ना। टाइम पीरियड इसका क्या है, तो 2 सेकंड। याद रखिए, सेकेंड लोलक का क्या होता है टाइम पीरियड, 2 सेकंड। उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 हो गया, हम लोग 55 देखते हैं। 55 क्या बोल रहा है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ देखिए रात में हमेशा उड़ते रहता है, कभी भी रात में उड़ता है, लेकिन कभी भी उसको टकराते नहीं देखते होंगे। ठीक है ना, दीवार से। तो क्या होता है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, प्रासरभ्य होता है। ठीक है ना, प्रासरभ्य। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जो सुनते हैं, जिसका कि उसका आवृत्ति कितना होना चाहिए, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है ना। तो अगर इसके बीच में रहता है तब हम लोग सुनते हैं, लेकिन चमगादड़ का क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा आवर्तिक हो जाता है, जिसके इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रासरभ्य। और जो होता है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब का क्या हो जाता है, 20 से कम होता है, 20 आवर्ती से कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है कि इसका चमगादड़ का, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी। ठीक है। तो 55 का डी हो गया। 56 का देखते हैं। 56 में बोला है कि पवन की गति, मतलब वायु, एयर की गति मापने के लिए किसका उपकरण का यूज किया जाता है। तो एयर की गति मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये तो याद किए होंगे आप लोग, किसको बोलते हैं, एनीमोमीटर, बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी चट्टान के किनारे पे खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है ना। फिर वह यह अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वो ज़मीन पर टकराता है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है पहाड़ पे, ये बोल रहा है एक पत्थर जो है ऊपर बिकता है, तो ऊपर बिकेगा तो वो भी तो नीचे आएगा, यहाँ ज़मीन है। एक बोल रहा है कि यार नहीं, यहाँ से डायरेक्ट नीचे ही बिकता है, तो मतलब देखिए 2 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए इस हाइट पे जब आप जानते होंगे, तो v² = u² + 2as। ठीक है। ये जब फार्मूला लगाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जब सेम हाइट पे, ठीक है ना, सेम ऊंचाई से किसी भी दिशा में वो बिके, किसी भी दिशा में अगर वो बिकता हो, हाइट सेम होना चाहिए और सबका स्पीड भी सेम होना चाहिए, तो उसका ज़मीन पे जब गिरेगा ना, सबका भी उसका अथी क्या होगा, वेलोसिटी, उसका गति क्या होगा, गति बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति बराबर होगा। तो मतलब गति बराबर मतलब क्या, उसी का पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो मतलब v1 v2 दोनों बराबर है, तो 1:1 का अनुपात हो गया। ठीक है ना, 1:1 का अनुपात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब हम लोग 57 58 देखते हैं। बोल रहा है क्या, एक कुली टकराती है और एक अनुप्रस्थ संघर्षहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है। देखिए इसमें बोल रहा है क्या, एक गोली चलाते हैं, ठीक है। अब वो मेज पे पड़ा एक चीज़ से जो जाता है उसके अंदर घुस के वहीं पे रह जाता है, ठीक है ना, घुस जाता है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी राशि जो है सुरक्षित है। तो इसमें कौन सी राशि सुरक्षित है, संवेग की राशि, क्योंकि जानते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे आप लोग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग। तो इसको संवेग की राशि, तो इसमें कौन सा अति कंजर्व होगा, जो कि सुरक्षित होगा, वो क्या होगा, केवल होगा संवेग। हम लोग देखिए फिर 59 में क्या देखते हैं, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर मतलब क्या, कितनी आसानी से उससे क्या हो जाता है, ऊष्मा पास कर जाए, ठीक है ना। तो ऊष्मा या करंट मतलब कि जिसको धारा बोलते हैं, वो पास कर जाए, ठीक है। तो जितना आसानी से उसमें पास कर जाएगा उतना उसमें क्या है, सुपर कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसको रोकने वाला कम है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, रोकने वाला जब कम है तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होगी वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, उतना तेज़ गति से जाएगा ना। तो इस चालकता क्या होगा, इन्फिनाइट मतलब असीमित। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। 60 में देखते हैं, 60 में क्या बोल रहा है, 60 में बोल रहा है क्या, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन।
ये तो आपको पता ही होगा, संयोजन, तारों के जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन। बोल रहा है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है? परमाणिक क्या कर रहा है? परमाणु क्रमिक जो है, क्रमांक जो है, परमाणु भार जो है, अनुभार जो है, तुल्यांकी जो है भार। अब देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक जो होता है मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब धातु सारणी जब पढ़ते हैं एलिमेंट का, जब तत्व सारणी, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि देखते हैं आप, इधर से जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इधर से क्या हो जाता है कि धातु का गुण भी अलग अलग होने लगता है, ठीक है ना। इधर जाते के साथ इधर आपको जो है मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, इधर हमेशा गैसियस मिल जाएगा, इधर आपको मेटल मिलेगा मतलब धातु मिलेगा। तो मतलब बीच में आपको धातु और धातु दोनों मतलब उपधातु मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एक साइड से आवर्त सारणी में एक साइड से जब दूसरे साइड जाते हैं तो धातु का क्या होता है, गुण बदलता है। तो किसके कारण बदलता है? क्योंकि सजावट ही किया गया है किसके अनुसार, धातु क्रमांक के अनुसार, जिसको नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखिए क्या है 62 का, बोला सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? देखिए सीमेंट का जब उत्पादन होता है तो उसके लिए कौन सा कच्चा माल उपयोगी है? जैसे सीमेंट में आपका क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक है ना, जिप्सम का यूज होता है, धातु का यूज होता है, कोयला का यूज होता है, चूना पत्थर का यूज होता है, चिकनी मिट्टी का यूज होता है, जितना यहाँ ऑप्शन दिया गया है सबका यूज होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनटीपी। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या है? तो देखिए किसी एक मोल का पूछा है एनटीपी पे। एनटीपी मतलब क्या आता है, नॉर्मल, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल मतलब साधारण ताप एवं दाब। तो साधारण ताप एवं दाब पे क्या होता है, क्या होता है, कितना होता है हम लोग का वॉल्यूम, एक मोल का, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाए सी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक गैस होता है, बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? देखिए क्लोरोफॉर्म का पहले फॉर्म जानते होंगे कि फार्मूला क्या होता है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH Cl3, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है, कार्बन है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा यूज होगा, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन, अगर क्लोरीन को हटा दीजिए तो क्या होगा CH4। तो इसका मतलब क्या है, CH4 जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया होगा तब जाके CHCl3 बना, जब क्लोरोफॉर्म। तो इस कब होता है, जब CH4 को Cl के साथ मतलब क्लोरीन के साथ हम लोग जब 400 से 500 डिग्री पर जब इसको गर्म करते हैं ना, तब ये जाके ये जाके क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। इसका आंसर क्या होगा, मीथेन, क्योंकि CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन, बी। उसके बाद देखिए 65 में क्या बोल रहा है कि जल का कठोरता किसके कारण होता है, जल का कठोरता, ठीक है ना, किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। जल का कठोरता क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट कहाँ पे है, एक ही जगह है, यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहता वो भी आंसर होता। तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 66 का। 66 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा, मतलब फार्मूला आपसे पूछ दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना। अब देखिए यही फार्मूला क्या होता है कि CaSO4, ठीक है, इंटू अगर 2H2O हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम। तो जब जिप्सम को ही गर्म करते हैं हम लोग तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, समझे। तो जिप्सम में क्या हो जाता है, टू, ये तो हमेशा कॉमन रहेगा CaSO4, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जिप्सम में 2H2O होगा, मतलब कि जल का 2 अणु होगा। उसके बाद उसमें क्या होगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु होगा। तो आधा अणु किस में है, एक ही में है, C। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
देखिए बोल रहा है कि धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होते हैं। देखिए धातु कैसे गर्म होता है, आपको पता है कि धातु में क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। वही क्या करता है, मूव करता है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। तो मतलब उसमें क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चलता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। अगर उसको यहाँ पे गर्मी मिला तो वो गर्मी ले जाके यहाँ पे देगा, यहाँ से यहाँ। लेकिन वो धातु में ये नहीं होता है, जिसके कारण वो धातु जैसे गर्म नहीं होता है। मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े को आप मतलब कि आग में दीजिएगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन यही चम्मच को आप आग में दीजिएगा तो आपको भी गर्मी लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, चालन, ठीक है ना। चालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन, ठीक है ना, कंडक्शन। तो 67 का क्या हो जाएगा, ए। 68 का क्या बोल रहा है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम, ठीक है ना, प्रथम सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना, संश्लेषित जो है फाइबर कौन सा होता है। तो सबसे पहले मानव जो है किस तरह के फाइबर का निर्माण किया, सबसे पहले फाइबर कौन सा, फाइबर का नाम क्या है, तो कौन सा फाइबर है, नायलॉन, ठीक है ना, नायलॉन फाइबर सबसे पहले निर्माण किया गया, मानव निर्मित ये फाइबर है। उसके बाद देखिए पायरेक्स जो है कांच, मुख्यतः मतलब पायरेक्स कांच बोल रहा है क्या, कि किस तरह का कांच होता है। ये साधारण कांच होता है, उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है, उष्मा अवशोषक कांच होता है, इसमें से कोई नहीं। देखिए पायरेक्स जो कांच होता है ना, ये कांच हमेशा हम लोग कहाँ लगाते हैं, घर की खिड़की पे। घर की खिड़की पे देखते हैं हम लोग कांच लगाते हैं, जब इधर धूप पड़ता है तो हम लोग को गर्मी नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है उष्मा जो है ना, प्रतिरोधक कांच होता है। मतलब इसमें उष्मा जो है प्रतिरोधक, मतलब उष्मा को आने नहीं देता अंदर। इसी तरह जो होता है गाड़ी अगर देखते हैं, गाड़ी का जो अति मतलब कि उसका खिड़की होता है, उसमें भी कांच लगा होता है, उसमें भी इसी कांच का यूज होता है, पायरेक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, उष्मा प्रतिरोधक कांच होता है। ठीक है, उष्मा इसमें प्रतिरोधक क्षमता होता है कि अंदर आने नहीं देता है उष्मा को। तो बी। 70 का क्या है, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। देखिए पेट्रोलियम में क्या होता है, तो पेट्रोलियम को, क्योंकि ये जो है सबसे पहले किसी चीज़ को जब अंदर से निकाला जाता है समुद्र तल से, तो पेट्रोलियम ही निकलता है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उससे सबसे पहले क्या निकलता है, जो कि हम लोग के सिलेंडर में आता है, गैस, एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसलिए आज के डेट में इंडिया में सबको प्रोपेन ब्यूटेन मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जब पेट्रोलियम को हम लोग जब रिफाइन करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो उसमें निकलता है तो वो क्या निकलता है, प्रोपेन ब्यूटेन ही निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब देखिए क्या है, एक 71 में है कि निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है। देह मतलब बॉडी, ठीक है, शरीर निर्माता किसको बोला जाता है। देखिए शरीर निर्माता किसको बोलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो प्रोटीन को बोलेंगे, तभी तो दूध पीते हैं तो बोलते हैं प्रोटीन ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या करता है, हम लोग के शरीर को विकास करता है, मतलब हम लोग जो बढ़ते हैं प्रोटीन के कारण। एक जो है कोशिका से दो कोशिका बनने में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, शरीर निर्माता किसको बोलते हैं, प्रोटीन को। 70 का ए। उसके बाद देखिए 72 का क्या हुआ, बोला है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है जो कि नशा होता है। इसी तरह चाय में भी क्या होता है, निकोटीन होता है। इसी तरह भात में भी क्या होता है, निकोटीन होता है, जो हम लोग चावल खाते हैं। इसीलिए देखते हैं कि जब हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं उसके बाद हम लोग को नींद लगने लगता है, क्यों, नशा। इसलिए चाय जब हम लोग ज़्यादा पीते हैं तो हम लोग को क्या होने लगता है, नशा टाइप से आने लगता है, मतलब कि सर जो है घूमने लगता है। तो तंबाकू में भी क्या होता है, निकोटीन होता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, निकोटीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 73 का। 73 में क्या बोल रहा है, रिक्त में हेमोग्लोबिन एक मिश्र प्रोटीन जिसमें कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बोलता है क्या, रक्त में जो होमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा मतलब कि तत्व जो है उसमें पाया जाता है। तो जानते हैं होमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना। तो होमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये लाल जो होता है, ये होमोग्लोबिन में होता क्या है, लोहा, मतलब कि आपका आयरन। तो आयरन होता है लोहा। तो होमोग्लोबिन में पूछ रहा है कि क्या मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो आपको मिलता है लोहा। होमोग्लोबिन में लोहा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहा है हृदय वंचित है। बोल रहा है कि हृदय वंचित है, किससे वंचित है, क्या बोल रहा है, हृदय पेशीय से, अनैच्छिक पेशीय से, ऐच्छिक पेशीय से, और बोल रहा है कि चिकनी पेशीय से। तो हृदय क्या है कि हृदय जो है हम लोग जो है नहीं उसको धड़काते हैं, वो ऑटोमेटिकली धड़कता है।
तो इसका मतलब क्या है, उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, तो ऐच्छिक नहीं हो सकता है। ऐच्छिक से वंचित है हम लोग, क्या वंचित है, ऐच्छिक से, मतलब ऐच्छिक नहीं है वो, ठीक है ना, ऐच्छिक पेशीय से हम लोग वंचित हैं। अगर ऐच्छिक रहता तो हम लोग जब सोचते तब धड़काते, नहीं तो फिर बंद कर देते, ठीक है, तो ऐच्छिक तो है नहीं। तो 75 का हम लोग देखते हैं। 75 में क्या है, बोल रहा है कि घेंगा, घेंगा जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग जानते हैं कि गला में होता है, गला में किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन। आयोडीन इसीलिए बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो है घेंगा रोग से बच सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का आपका, डी। अब देखिए 76 में क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सब छोटा जो कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा जानते हैं कि एक ही तरह के कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब है तो बहुत सारा कोशिका, लेकिन एक ही तरह के कोशिका का है। एक कोशिकीय जीव मतलब बोलने का मतलब हुआ कि एक ही तरह के कोशिका का बना हुआ। हम लोग क्या है, क्या जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो है बहुकोशिकीय है, क्योंकि हम लोग का देखिए क्या कि चमड़ी का अलग कोशिका होता है, ब्रेन का अलग कोशिका होता है, उसके बाद जो है हड्डी का अलग कोशिका होता है, मतलब सबका अलग अलग बना हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुकोशिकीय हैं। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है, एसिटेबुलिया, एसिटेबुलेरिया, ये जो है बी आपका, ये सबसे बड़ा कोशिका है, ठीक है ना। और ये आपको पहचानने का तरीका बताते हैं। ये जो है समुद्र में पाया जाता है, एक छाता जैसे होता है ना, ये छाता जैसा होता है, मतलब आप इसको देख भी सकते हैं। बाकी बात तो आप देख भी नहीं सकते हैं, इतना ये मतलब कि सूक्ष्म होता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि आसानी से इसको आप देख सकते हैं, छाता जैसा होता है। तो इसका 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अब देखिए 77 का आंसर क्या है, बोल रहा है कि अनियत तापी, ठीक है ना, अनियत तापी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब कि जिसका तापमान नियत होता है, मतलब कि अनियमित होता है, वो जो बदलता नहीं है, लेकिन वही बोल रहा है कि अनियत तापी प्राणी के लिए कौन सा सही है। तो उसमें कौन सा सही है, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग का फिक्स होता है, अनियमित तापी होता है हम लोग का, क्योंकि वायुमंडल के साथ हम लोग रहते हुए, ठीक है ना, अपना तापमान हमेशा हम लोग के शरीर का तापमान हमेशा कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, चाहे वो ठंडा हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, लेकिन 37 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि मौसम के कारण हम लोग बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे सांप है, ठीक है ना, जैसे कि मेढक है, छिपकली है, तो ये सब क्या हो जाता है कि जिस तरह का मौसम होगा उस तरह के अनुसार अपना टेम्परेचर, मतलब कि ताप को ढाल लेता है। तो वही बोल रहा है कि ओ नियत ओ नियत ओ नियत तापी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो नियत तापी प्राणी के लिए क्या कौन सा सही है, तो उसका शरीर जो होता है वायुमंडल तापमान के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए क्या, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आप जानते होंगे कि जीन, ठीक है ना, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, मतलब क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आपका जो है ट्रांसफ़र होता है, मतलब हस्तांतरित होता है, उस शब्द को बोल रहा है किसने गढ़ा। शब्द बोल रहा है, देखिए ये नहीं बोल रहा है कि अनुवांशिकता का किसने मतलब कि थ्योरी दिया था, ये बोल रहा है कि उस शब्द को किसने गढ़ा। तो अगर अनुवांशिकता का होता कि किसने थ्योरी दिया, तो क्या होता है, अनुवांशिकता का थ्योरी कौन था, ग्रेगर मेंडल, जो बी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि शब्द किसने दिया, तो शब्द किसने दिया था, बेटसन ने। शब्द किसने दिया, बेटसन ने। ये कब दिया था शब्द, 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। 1905 ईस्वी में सबसे पहले अनुवांशिकता शब्द को प्रयोग किया था ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित क्लोनित मोरिनो मेमना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि क्लोनित मेरिनो मेमना कौन सा है। तो मेरिनो मेमना कौन सा है, डॉली, ठीक है ना, डॉली। अब देखिए क्या है 80 का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान नहीं होना चाहिए, रक्तदान, ठीक है ना, रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। देखिए नहीं फैलता, मतलब रक्तदान जो देते हैं उसके कारण नहीं फैलता। उसके कारण देखिए पहले कौन कौन फैलता है ये जान लीजिए। रक्तदान के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है, हेपेटाइटिस होता है वो फैलता है। इसमें क्या हो जाता है आपका, देखते हैं कि पेट जो है फूल जाता है, इस तरह का चीज़ होता है, ठीक है। तो HIV वायरस से,
तो ये भी हेपेटाइटिस से क्या होता है, ये रक्तदान से फैलता है। मलेरिया भी आपका क्या हो जाता है, रक्तदान से फैलता है। लेकिन टाइफाइड जो होता है ये आपका रक्तदान से नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु से होता है, ठीक है ना, जीवाणु से होता है। देखते हैं कि आप जो अगर गंदा खाना खा लेते हैं तो आपको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो ये जीवाणु से फैलता है। तो आपका क्या हो गया, जितना भी चीज़ आपका 80 हो गया। 80 के बाद देखिए जो भी है आपका क्वेश्चन जो है मैथ्स का है। मैथ्स के लिए आपको क्या है कि बोर्ड पे कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तो